26 अप्रैल 2023 की तारीख, छत्तीसगढ़ का अरनपुर का इलाका नक्सलियों ने अटैक कर दिया। 10 से ज़्यादा जवानों की मौत हो गई। लेकिन ये नक्सलवाद, माओवाद, साम्यवाद, नक्सलवाड़ी आंदोलन, इन सब की जड़ में कौन है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो मैं आपके सामने एक एक फैक्ट, एक एक सच आज सामने लेकर के आऊँगा इस वीडियो के ज़रिए। नमस्ते, मैं राशिद। इस वीडियो में मेरे साथ में आप बने रहें और याद रखें कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप ज़रूर लिखते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके लिए आपको जहाँ पर जाना होगा वो है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में एक जर्मन दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 2 अलग अलग किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब है दास कैपिटल और एक और किताब कम्युनिस्ट विचारधारा पर लिखी। कार्ल मार्क्स ने इन दोनों किताबों के जरिए पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हथियार के बल पर सत्ता मिलेगी, और हथियार के बल पर जो सत्ता मिलेगी उसके जरिए कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, कहीं पंथ नहीं होगा, कहीं धर्म नहीं होगा, कहीं समाज नहीं होगा, हर कोई एक जैसा हो जाएगा। और इसी का नाम दिया गया साम्यवाद। अब इसे और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कम्युनिज्म, और जिसे जो लेफ्टिस्ट हैं इसी के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं। ये मार्क्स ने कहा। मार्क्स ने ये कहा कि पूंजीवादी जो समाज है, जो पैसे वाले लोग हैं, इनमें संघर्ष होगा। और पूंजीवादी समाज को उसने, जो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स है, उसने बुर्जुआ नाम दिया। और जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो मजलूम हैं, जो लाचार हैं, जो बेचारे हैं, उन्हें सर्वहारा वर्ग का नाम दिया। और ये कहा कि आगे आने वाले दिनों में दुनिया भर में ऐसी क्रांति होगी जिसमें सर्वहारा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर कब्जा कर लेंगे और बुर्जुआ वर्ग कहीं पर रहेगा ही नहीं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आप समझें। मार्क्स ने तो ये कह दिया, लेकिन फिर उसके बाद इसी विचारधारा पर 1917 में शुरू हो गई रशिया में क्रांति। क्रांति के जो वाहक थे उनका नाम व्लादिमीर लेनिन। आप जानते हैं ना, लेनिन की क्रांति। लेनिन ने साम्यवाद की इस क्रांति को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स के बताए हुए पदचिन्हों पर आगे बढ़ते रहे। और लेनिन ने उस वक्त रशिया के राजा निकोलस सेकंड, उन्हें हटाकर पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और लेनिन ने सर्वहारा वर्ग का मसीहा बनने का ऐलान कर दिया। यानी जितने गरीब हैं, जितने मजदूर हैं, जितने दबे कुचले हैं, जितने लाचार हैं, जो अछूत भी माने जाते थे, उन सभी का मसीहा लेनिन बन गया। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोवियत रूस का ये पैटर्न उसके बाद चाइना पहुंचा और ये दौर आया माओ से तुंग का। माओ से तुंग ने भी साम्यवाद, कम्युनिज्म की ये विचारधारा आगे बढ़ाई, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को आगे बढ़ाया और सर्वहारा को हर जगह फैलाने का अपना संकल्प साबित करने के लिए आगे बढ़ता चला गया। और इसी क्रांति के जरिए माओ से तुंग ने चीन में पूरी सत्ता हासिल की। और ये जो क्रांति थी ना, ये रशिया, चाइना, उसके बाद क्यूबा में भी शुरू हुई। चेगेरा का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्यूबा में। अब ये भारत में किस तरह से आई, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा साल 1918 में। साल था 1918 और दुनिया में कम्युनिज्म पूरी तरह फैलता जा रहा था। और इस जमाने में पक्की विचारधारा और गर्म खून के मिलन का हिंदुस्तान में एक नींव रखी गई। चारू मजूमदार, 1918 में चारू मजूमदार का जन्म हुआ। चारू ने 1946-47 तक आते आते जमींदार और पूंजीपतियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती। हालांकि चारू मजूमदार का जन्म खुद ही एक पूंजीपति घराने में हुआ था, लेकिन चारू मजूमदार को जमींदारों से बड़ी एलर्जी थी। और 1937-38 में चारू मजूमदार ने तभी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और देश को जमींदारों के चंगुल से आज़ाद करने का बीड़ा उठा लिया। फिर आया साल 1946-47 जब देश ने देखा तेभागा आंदोलन। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया चारू मजूमदार में। और यह आंदोलन बटाईदार किसानों को फसल के 1/3 हिस्से की बजाय 2/3 हिस्सा दिलाने के लिए तेभागा आंदोलन किया गया था। तब देश ने पहली बार चारू मजूमदार को जाना। लेकिन चारू मजूमदार को असल में किसी गर्म खून वाले की जरूरत थी। 1950 में चारू मजूमदार को जाना पड़ा जेल। और चारू मजूमदार की यहाँ पर मुलाकात होती है किससे? कानू सान्याल से। चारू मजूमदार और कानू सान्याल जेल के अंदर मिले। सान्याल ने उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के खिलाफ प्रदर्शन किया था और जेल के अंदर थे। चारू मजूमदार, कानू सान्याल को यह लगा कि अब तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है, जहां पर कोई बुर्जुआ होगा नहीं, हर तरह से सर्वहारा होगा। और साम्यवाद की नींव रखने के लिए दोनों आगे बढ़ते गए। अब इन्होंने फिर अपने साथ में, हालांकि बीच में कई लोगों को पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे करके आ गया साल 1967 और पश्चिम बंगाल का एक
एक गांव, एक इलाका कह सकते हैं, नक्सलबाड़ी का इलाका, जहां पर असल में नक्सलवाद आंदोलन की नींव रखी गई कानू सान्याल और चारू मजूमदार के जरिए। अब चारू को नक्सलवाद का पिता कहा जाता है और कानू सान्याल को पहला नक्सली माना जाता है। ये दोनों पढ़े लिखे शहरी थे और आंदोलन की मजबूती के लिए इन्होंने 6 फीट 5 इंच के आदिवासी जंगल संथाल को भी अपने साथ में ले लिया और इन तीनों ने मिल करके देश में नक्सलवाद की नींव रखी, जो आज तक भी चल रहा है। इसे कहीं पर माओवाद कहा जाता है, कहीं पर लेफ्टिस्ट अपना आंदोलन कहते हैं, कहीं पर साम्यवाद कहा जाता है। नक्सली आंदोलन के 2 धड़े। पहला एक ऐसा धड़ा जिसकी मान्यता है कि जनता अभी हथियारबंद क्रांति के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हथियार छोड़कर राजनीति के जरिए अगर आगे बढ़ा जाएगा, जुल्मों सितम सहने वाले लोगों की बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। एक और धड़ा है जो खुद को माओवादी कहना पसंद करता है, हथियार उठाना पसंद करता है, हथियारबंद संगठन रहता है और यहीं से माओवाद नक्सलवाद के हिंसात्मक आंदोलन का जन्म होता है। 2 अलग अलग धड़े। नक्सली आंदोलन शुरू करने वालों का हश्र क्या हुआ, ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। 1972 में चारू मजूमदार हो गए देश के मोस्ट वांटेड। 16 जुलाई 1972 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कस्टडी में लाल बाजार पुलिस थाने में चारू मजूमदार की मौत हो गई। मौत आज भी बहुत बड़ा राज बनी है। फिर जंगल संथाल की बात आ जाती है। जंगल संथाल 1970 में गिरफ्तार हुए, 77 में रिहा हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जिस माओवादी आंदोलन की इन लोगों ने शुरुआत की है, ये माओवादी नक्सलवादी आंदोलन आज की तारीख में कहीं और निकल गया है और लोग अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि की बुनियाद के तौर पर इसे देख रहे हैं और फिर बच जाते हैं कानू सान्याल। कानू ने 1977 में नक्सलबाड़ी विद्रोह की विफलता के बाद पार्टी छोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी और 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली। लेकिन ये वो साल था, ये वो दशक था जब देश ने सबसे ज्यादा नक्सलवादी आंदोलन में मौत देखी है। आपके सामने एक आंकड़ा मैं पेश करता हूं, देखें आप। साल 2010 में एक साल में 720 लोगों की मौत हुई और इसमें हमारी फोर्सेस के लोग भी थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की तारीख में ये जो रेड कॉरिडोर है, एक ज़माने में पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर की तरफ जाना जाता था, आंध्र प्रदेश में जाना जाता था, महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में जाना जाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ तक ही ये नक्सली सिमटे हुए हैं। 51 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, 18 कम प्रभावित जिले हैं, आंशिक प्रभावित 62 जिले आते हैं, लेकिन अभी भी नक्सलवाद आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। नमस्ते।